फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तो लगी हुई है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जीत या हार की परवाह किए बगैर अवाम के दरमियान में आती है और अवाम के सामने हक़ाइक़ को रखती है, हालात को रखती है और उनके ज़हनों को इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। वजूहात बहुत होंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम इंतखाब हारे। जमहूरियत में अवाम का फैसला ही आखिरी फैसला है, लेकिन कई वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि मुमरा की आवाम ने महसूस किया था अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। मुमरा की आवाम ने कई वजूहात में से एक वजह इस बात को महसूस किया था कि अगर हमारे वोट तकसीम होंगे तो शायद शिवसेना जीत जाए। वजूहात में से यह भी एक वजह थी कि हमारे जहनों में, दिमाग में यह शक था, यह शुबा था और इस बात का खौफ भी था कि अगर हमारे वोट तकसीम हो गए तो कहीं शिवसेना न जीत जाए। तो उस वक्त आपका फैसला शिवसेना को रोकने के लिए था। तो आज मैं कहूंगा आपको कि आपको एनसीपी को बीजेपी से खरीद जाने पर भी रोकना, यह आज की आपकी जिम्मेदारी है। अगर जब आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था तो उम्मीद करता हूं कि मुमरा वाले आज इस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, क्योंकि हम रोजाना अखबार जब खोलते हैं तो देखते हैं कि एनसीपी की खुर्बत बीजेपी से बढ़ती जा रही है। और यह भी याद दिलाऊं आपको कि जब असेंबली इंतखाबात खत्म हुए, जिन जिन पार्टियों को जितनी कामयाबी मिलनी थी, मिल चुकी थी, सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ था तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तायीद करने से इनकार कर रही थी, या दोनों में बातचीत कामयाब नहीं हो रही थी। जो भी लेन देन था वो एक दूसरे के मुताबिक नहीं बैठ रहा था। तो उस वक्त उन हालात में कौन खुले मैदान में, वो एनसीपी ही थी जो मैदान में कूद कर ये ऐलान करी कि हम गैर मशरूत तायीद करने तैयार है बीजेपी। क्या मेरी बात सही है या गलत बताइए आप? आपने हमको वोट नहीं दिया कि कहीं सेना न जीत जाए, लेकिन आपने जिनको वोट दिया वो आपके वोटों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के दामन में डाल रहे हैं
क्या आप ऐसे गुनहगारों को माफ करेंगे? क्या आपने इस वजह से इनको वोट दिया? क्या इसलिए आपने इनको वोट दिया? कि ये मेरा सवाल है। लेकिन आज फिर आप देखते हैं कि बीजेपी और सेना के ताल्लुकात मुंबई के इंतखाबात को लेकर बिगड़ गए। उद्धव ठाकरे का बयान कि अब तो ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं है कि ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। इस वास्ते के यही ड्रामा हिंदुस्तान में आजकल ड्रामों की सियासत बड़ी उरूज पर है। जब बीजेपी से अपने ताल्लुकात को खत्म कर लिया तो फौरन उसके बाद में शरद पवार एनसीपी का बयान आया कि हां, आज भी हम बीजेपी को तायीद करने के लिए तैयार हैं। तो आज आपको हमको इस बात पर गौर और फिक्र करनी है कि ये लोग हर मर्तबा सिर्फ हमको धोखा देते रहे, हमारा इस्तेमाल करते रहे, हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर इख्तियार तक पहुंचे और इख्तियार को हासिल करने के बाद हमें भूल गए, हमको भुला देते। और आज भी वही कैफियत है। अगर आज अखबारात में शरद पवार का बयान आया कि एनसीपी बीजेपी की तारीफ नहीं करेगी, तो मेरे भाई ये क्यों आया? 25 दिन पहले तो तारीफ की बात कर रहे थे और आज 25 दिन बाद कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। तो क्यों? इस वजह से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के कदम महाराष्ट्र पे नहीं पड़े थे। जैसे महाराष्ट्र में पड़े, 25 जलसों को मुखातिब करने के बाद महाराष्ट्र में एक हरे झंडे वालों का एक इन्कलाब पैदा हो गया और हमारे सबों में इत्तेहाद पैदा हो गया। तो हमारे इत्तेहाद, हमारे इन्कलाब के खौफ को देखते हुए आज मजबूर हुए ये बोलने के लिए कि हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस किसकी तैयारी कर रही है? कांग्रेस एनसीपी बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस शिवसेना के करीब जाने की तैयारी कर रही है। आप बोलेंगे अकबर साहब आप कैसे कह रहे हैं? क्या सामना में नहीं आया? क्या सामना के इदारे में नहीं आया कि शिवसेना ने कांग्रेस की तारीफ के कसीदे लिख दिए, इंदिरा गांधी की तारीफ की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की तारीफ की, राजीव गांधी की तारीफ की, आईटी सेक्टर को इंडिया में लाने का सेहरा राजीव गांधी को पहनाया और कितने कसीदे पड़े कांग्रेस की तारीफ और तारीफ के कि मुझे पढ़कर हैरत हुई कि आज एनसीपी बीजेपी के करीब जा रही है तो कांग्रेस सेना की तरफ जा रही है। मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया, आते आते देखा, देखकर हैरत हुई कि राजकोट रायगढ़ में पंचायत के इंतखाबात हो रहे हैं और रायगढ़ के पंचायत के इंतखाबात में शिवसेना और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वहां के पोस्टरों में एक तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। एक तरफ पंजा है तो दूसरी तरफ तीर और कमान है। तो आप बताइए कि आज किस तरीके से ये लोग हमको धोखा देते आए हैं। अरे ये पहली मर्तबा नहीं है धोखा,
और ये इख्तियार पे बैठते आए हैं। अगर गलत है, अगर मेरी बात गलत है तो कल के कल ऐलान कर दें कि अकबर ओवैसी ने जो कहा गलत है। अरे आज हम पर इल्जाम कि सेक्युलर वोट की तकसीम करने आते हैं, हम पर इल्जाम कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना कांग्रेस के लिए सेक्युलर हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या एनसीपी और शरद पवार के लिए क्या बीजेपी सेक्युलर हो गई? मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये मुल्क फिरका परस्ती की सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर कोई अपने आप को कम्युनल पॉलिटिक्स का चैंपियन बताना चाहता है। और अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम, एक तरफ ये बीजेपी, सेना, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोग जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, इनके पास ठेका है, इनके पास ठेका है मुल्क में नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देने का। मुल्क का गद्दार कौन है? मुल्क का वफादार कौन है? मुल्क के लिए मरने वाला कौन है? ये सबका सर्टिफिकेट देने का इख्तियार बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल, इनके पास। तो दूसरी तरफ मुल्क में सेक्युलर कौन है? इसका सर्टिफिकेट देने का इख्तियार या ठेका अगर किसी के पास है तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये समाजवादी, ये सब लोगों के पास है। बीजेपी जो कहती है हमको वो कहना है। अगर बीजेपी जो कहेगी हम उसको नहीं मानेंगे तो हम देश के द्रोह हो जाते हैं। कांग्रेस, एनसीपी जो बोली हमको दोहराना है, नहीं बोले तो हम फिरका परस्त सेक्युलर वोट के बांटने वाले और बीजेपी के एजेंट बन गए। अरे 70 वर्ष से ये मुल्क आजाद हुआ, आजाद फिजाओं में इस मुल्क के शहरी ने 70 वर्ष से सांसें लेती रही और 70 वर्ष की आजादी में हिंदुस्तान जिंदगी के कई शोबों में आगे बढ़ता गया, कई शोबों में तरक्की करता गया। शहर बढ़ते गए, इमारतें बनती गई, दवाखाने आए, स्कूल आए, कॉलेजेस आए, हम बहुत आगे बढ़ते गए, तरक्की आती गई मुल्क में। और इतने ज्यादा हमारा मुल्क आगे बढ़ा कि आज गूगल हो या फेसबुक हो तो हिंदुस्तानियों की वजह से चल रहा है। सबसे बड़े वहां पर बड़े बड़े ओहदों पे अगर कोई फायद है तो हिंदुस्तानी है। हमको खुशी होती है जब हम देखते हैं हमारा एक देशवासी, हमारे एक मुल्क का बाशिंदा, हमारे हिंदुस्तान का बाशिंदा आज गूगल में सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा है, टेक्नोलॉजी में है, इंफॉर्मेशन में है, हेल्थ के सेक्टर में है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, हर सेक्टर में हम आगे बढ़े। आज हमको खुशी होती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आए दुनिया में, जो कंपनी नाकाम हुए उन कंपनीज को इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लेते गए। जैसी बड़ी गाड़ी लैंड रोवर, रेंज रोवर, जगुआर यूरोप में नुकसान में थी,
तो हिंदुस्तानी सनतकारों ने, टाटा ने इस उतनी बड़ी कंपनी को खरीदी है। मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क आगे जा रहा है, लेकिन आज ये मुल्क ये ख्वाब देख रहा है कि हम सुपर पावर बनेंगे, ये ख्वाब देख रहा है कि हम तरक्की याफ्ता बनेंगे, ये ख्वाब देख रहा है कि हम सबसे ताकतवर बनेंगे। तो मैं आज इस मुल्क के सरबराहों से, मुल्क के सियासी जमातों से, नरेंद्र मोदी से, सोनिया गांधी से, शरद पवार से, मुलायम सिंह यादव से, लालू प्रसाद से, ममता बनर्जी से, सीपीएम के करत से और सबसे यह कहना चाहता हूं, मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को उस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार नहीं बनाते। सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर के उस सफर में मुझ अकबर ओवैसी को भी शामिल करो। मुल्क ताकतवर बनना चाहता है तो उस ताकत को हासिल करने के सफर में मुझ जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करो। तुम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को तरक्की से महरूम रखकर, तालीम से महरूम रखकर, सरमाए से महरूम रखकर, तरक्की से महरूम रखकर तुम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना सकते। आज मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा क्या मुतालबा है, मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि मुझे दूसरे दर्जे की शहरी की तरह न देखो। मैं दूसरे दर्जे की शहरी नहीं हूं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का इख्तियार हक है, उतना ही अकबर ओवैसी का भी इस मुल्क पर हक है, इख्तियार है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना एक माथे पर तिलक लगाने वाला इस देश का वासी है, इस मुल्क का शहरी है, इस मुल्क पर उसका जितना हक है उतना ही हक एक सर पर टोपी पहनने वाले का भी है, चेहरे पर दाढ़ी पालने वाले का भी है। माथे पे तिलक लगाने वाला देशभक्त, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाला देशद्रोह, ये जो इम्तियाज है इसको खत्म करो। ये हमारा मुतालबा। क्या हमारा मुतालबा गलत है? अरे शिकायतें शिकवे तो बहुत हैं, लेकिन चंद शिकवों को लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं तो इख्तियार की बागडोर अपने हाथ में रखने वालों, इस मुल्क के गुजरा वो खदावर कायदीन, मैं क्या चाहता हूं? मैं अपना हक चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं इंसाफ। मैं क्या चाहता हूं? पढ़ने का मौका चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? रोजी चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस शहर में मुसलमान कहां रहते हैं। बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं वो बस्तियां, वो गलियां, वो रोड जहां मुसलमान रहता है, क्योंकि जहां मुसलमान रहता है वहीं पर गंदगी नजर आती है, वहीं पर विलासत नजर आती है, वहीं पर बदबू नजर आती है, वहीं पर कोई स्कूल नजर नहीं आता, वहीं पे कोई दवाखाना नजर नहीं आता। आसानी से नजर से देखकर पहचान लिए जाते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की बस्ती है।
यही शिकायत, यही शिकवा, यही गुस्सा। 70 वर्ष में कभी इंदिरा ने कमीशन बनाया, तो कभी राजू ने कमीशन बनाया, कभी सोनिया ने कमीशन बनाया, तो कभी मनमोहन ने कमीशन बनाया, गोपाल सिंह कमीशन बना इंदिरा के दौर में, तो सच्चर बनी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के दौर में, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, कुंडू कमेटी बनी, महमूदुर रहमान कमेटी बनी, और सारे के सारे रिपोर्ट ने क्या कहा? यही कहा कि सबसे पीछे, सबसे आकर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान। क्या गोपाल सिंह कमेटी ने नहीं कहा कि तालीम के मैदान में सबसे पीछे मुसलमान? क्या सत्तर कमेटी ने नहीं कहा? क्या रंगनाथ मिश्रा ने नहीं कहा? क्या कुंडू कमेटी ने नहीं कहा? क्या महमूदुर रहमान कमेटी ने नहीं कहा? अरे ये कांग्रेसियों और ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि क्या हमने राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? क्या हमने लाल बहादुर शास्त्री पुलिस फोर्स में 1% से भी कम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ग्रेजुएट 100 निकलते हैं तो 2.4 ग्रेजुएट मुसलमान, 100 लड़कियां ग्रेजुएट निकलती हैं तो 1.4 मुस्लिम लड़कियां ग्रेजुएट। पूरे महाराष्ट्र में और खर्चा कितना है? इसमें लिखा है कि खर्चा 700 रुपये और 200 घर चलाने के लिए मुमरावासी खर्च लेते। और यहां पे 70% लोगों की खुद की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। 89% लोगों के पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, 90% लोगों के पास। और यहां पे कामयाबी का ढिंडोरा पीटते हैं यहां के एमएलए। ये रिपोर्ट में देखो 71% लोगों को स्टेट स्कीम्स, जो स्टेट की स्कीम्स होते हैं उसमें उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो स्टेट स्कीम्स तक पहुंच नहीं। 71%। और फिर 28% लोगों को अगर कोई स्टेट के स्कीम से इस्तेफादा हुआ तो किसमें हुआ? सिर्फ आंगनवाड़ी और बालवाड़ी, सिर्फ आंगनवाड़ी बालवाड़ी। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, मेरे जुमले नहीं, ये रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की, मुमरा के बाद। और सुनिए आगे, और सुनिए, इसमें लिखा है 50% मुमरा के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं। राशन कार्ड नहीं तो बैंक अकाउंट नहीं, राशन कार्ड नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, राशन कार्ड नहीं तो कई सहूलतें नहीं मिलती। अरे रोज तो बात की बात है, मोरी बात की बात है, नई बात की बात है। मैं कहूंगा मेरे कॉर्पोरेटर अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बना के दो इनको, ये जरूरी। और आगे बढ़े, मेजॉरिटी 44.42%, जिसमें 41.91% मुसलमान हैं,
एजुकेशन को अपनी जारी नहीं रख सकते। उर्दू स्कूल सिर्फ 2, यहां पे सिर्फ 2, और यहां पे सरकारी मुलाजिमत या एक अच्छी नौकरी मुमरा के लोगों के पास है तो सिर्फ 4% लोगों के पास सरकारी मुलाजिमत है। इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जब 4% है तो मुसलमान तो 0% है। क्या इस वास्ते आपने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? 45% लोगों ने कहा कि हमने लोन लिया। तो जब पूछा क्यों लिया आपने लोन, तो बोलने लगे कि बीमारी के इलाज के लिए हमने लोन लिया। ये है। और फिर 2% लोगों के पास लोन लिए तो किससे? बैंक से। आज बड़े दावे करते हैं आपके एमएलए साहब, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बैंक्स मुमरा और कौसा के लोगों को कर्ज नहीं देते, इस वास्ते क्योंकि ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है। मैं बैंक से कहना चाहता हूं, यहां की आवाम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। यहां का सबसे बड़ा ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक मेलर और ब्लैक धंधा करने वाले का नाम कोई और नहीं, आवाज है। ये ब्लैक मार्केटर, ये लोग आज बैंक से कर्ज नहीं है मुमरा वालों। क्या ये इंसाफ है? क्या इस वास्ते वोट दिया ब्लैक? अरे हद तो ये हो गई कि मुमरा और कौसा के लोगों का अकाउंट नहीं खुलता, हल नहीं मिलता, इनके नाम से क्रेडिट कार्ड भी कोई नहीं देता बैंक। सही है ना? तो फिर ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते इन बेईमानों से, इन धोखेबाजों से? ये लोग जो आपके वोट लेकर अपने घरों में चिराग रोशन करते हैं, दौलत कमाते हैं, इन बेईमानों के गिरबान को पकड़ के सवाल करो, पूछो इनसे। आज मजलिस मुस्लिमीन इन्हीं बातों को लेकर आई है। मुमरा में सिर्फ 3 अर्बन हेल्थ सेंटर है 10 लाख की आबादी के लिए। सिर्फ 2 घंटे 6 घंटे खुलते हैं, पूरे हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे ये हेल्थ सेंटर चलते हैं। सही है ना? तो आप बताइए, आज यहां पर 250 ट्यूबरक्लोसिस के केसेस का इंकिशाफ। फेफड़े कमजोर, बीमार है लोग, पानी सही नहीं। और एक बात कहूंगा, ड्रिंकिंग वाटर जो दिया जाता है बहुत हाई रेट्स पे दिया जाता है मुमरा में। सही है या नहीं? ये रिपोर्ट में लिखा है, परचेज ड्रिंकिंग वाटर एट हाई रेट लाइक 15 रुपीज to 30 रुपीज पर गैलन। वाटर माफिया है, 60 रुपये में दे रहे हैं, मुझे मालूम। ये रिपोर्ट में 30 है लेकिन मुझे मालूम 60 में। और फिर मुमरा शहर की पहचान इस रिपोर्ट में यहां आया है। मुमरा कौसा मशहूर है तो कह के लिए मुमरा एंड कौसा इज नोन फॉर बीइंग डर्टी एंड फिल्थी। अरे क्या है? क्या मुमरा की पहचान गंदगी है? क्या मुमरा की पहचान विरासत है? लेकिन इन लोगों ने ये कर दिया, ये काम कर दिया, और फिर इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जबानी जमाकत हम आते हैं तो हम पर इल्जाम कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मजलिस बांट रही है, मजलिस यहां आई है तो सारे मुमरा की बात कर रही है। मजलिस यहां आके सिर्फ मुसलमान की
की बात नहीं कर रही है, मजलिस यहाँ आके हिंदू की बात कर रही है, सिख की बात कर रही है, ईसाई की बात कर रही है, मुसलमान की भी बात कर रही है। और आज यहां पर आपको यह भी बताऊं, ये रिपोर्ट में है कि 90% ऑफ मुस्लिम्स डू नॉट ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन, कि 80% मुसलमान हायर एजुकेशन पर नहीं जाते। अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर आई है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर इत्तेहाद का पैगाम लेकर आई है तो एक मरकज सियासी पे आपको जमा करने का भी पैगाम लेकर आई है। तो उसके साथ के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इल्म और तालीम की तरफ नौजवानों को राग़िब करने का पैगाम भी लेकर आई है। याद रखो, जो भी नाइंसाफी होती है, अगर उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना है तो आपको अपने नुमाइंदों को ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली और ऐवान बल्दिया में भेजना होगा। अगर आपका नुमाइंदा नहीं होगा तो फिर नाइंसाफी की आवाज कौन उठाएगा? हक का मुतालिबा कैसा होगा? कौन कहेगा कि हमको ये दो? अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर आई है तो कोई नया फॉर्मूला लेकर नहीं आई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अपने कामयाबी के जो रिकॉर्ड है और कामयाबी के जो मंसूबे हैं उनको लेकर आपके पास आई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी 55 साल सियासी असेंबली की नुमाइंदगी के दौर में बहुत से काम किए, बहुत से कारनामे किए। आज महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है? आज बीजेपी के दौर में 400 चिल्लर है, कांग्रेस के दौर में, एनसीपी के दौर में 280 करोड़ दिया था। सिर्फ 80 करोड़ जारी हुआ। शादी होती है तो उस यतीम लड़की के शादी का रुखा राशन कार्ड और एमएलए की दस्तखत से लेटर दे देते हैं तो गरीब यतीम लड़की की शादी के लिए हमारी रियासती हुकूमत की तरफ से 51,000 रुपया दिया जाता है बच्ची की शादी के लिए। क्या ऐसा कुछ मिला आपको? कांग्रेसी एनसीपी वालों ने दिया? अरे यहां नौजवान है, बच्चे जहां पर 20-25 दिन पहले असेंबली हुई, मैंने ठहर कर बड़ी कामयाबी हासिल की। वो कामयाबी ये थी कि मेरे स्टेट तेलंगाना में एससी एसटीज के बराबर मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा है और मुस्लिम आर ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी। एससी को जो दिया जाता है मुसलमान को दिया जाता है, एसटी को जो दिया जाता है मुसलमान को दिया जाता है। एसटी के लिए 35 पासिंग मार्क्स है तो मुसलमान के लिए भी 35 पासिंग मार्क्स है, जबकि जनरल 50 है। एसटी 4 मरतबा सरकारी मुलाजमत का इम्तिहान लिख सकता है, मुसलमान भी लिख सकता है। एसटी 40 वर्ष तक मुलाजमत का इम्तिहान लिख सकता है तो मुसलमान भी 40 वर्ष तक इम्तिहान लिख सकता है। क्या ऐसा काम कांग्रेस एनसीपी हासिल करने में? आज भी हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए रिजर्वेशन हासिल करेंगे। मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में रिजर्वेशन हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक पुरअमन
एहतजाज करेंगे, पुरअमन भूख हड़ताल करेंगे, पुरअमन महाराष्ट्र को बंद करेंगे, रोडों पर बैठ जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को भी तालीम में और नौकरियों में, इस सरकार में रिजर्वेशन हासिल हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मिलना? तो उठो, उठो मेरे प्यारे भाइयों, उठ जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, सियासी ताकत पैदा करो। सियासी ताकत की जरूरत है, मरकज़ सियासी पे आने की जरूरत है। हमारी आज सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो याद रखो, हमारी कमजोरी ये है कि हमारे सफों में इंतशार, एक भाई इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है, तीसरा इधर जाता है, 10वां इधर जाता है, 15वां इधर जाता है तो 19वां इधर जाता है, 20वां इधर जाता है तो 21वां इधर जाता है और 23वां इधर तो 25वां इधर। हर मुसलमान कमांडर इन चीफ है। हर कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। मजलिस किसको नहीं उसको देना था, मजलिस वैसा नहीं ऐसा करना था। अरे हमको क्या मालूम, हम तो हैदराबाद से आए हैं, हमारी नजर में तो सब अच्छे हैं, हमारी नजर में तो सब मिल्लत का डर रखने वाले हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसके दिल में क्या खोट है? हम क्या जानेंगे कि किसके दिल में क्या बेईमानी है? अरे हमारी नीयत तो मिल्लत का इत्तेहाद है, हमारा जुनून मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद है। और आज हम ये काम करने के लिए आए। आज लोग मजलिस पर इल्जाम, मजलिस पर तरकीब करते हैं। मैं यहां बैठे कायदीन से भी कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस की मोहब्बत में ये अवाम यहां जमा हुई है, ये किसी और की मोहब्बत नहीं है। ये अवाम, ये मासूम मुसलमान मुझ पर एक आस लगाए देख रहा है। ये मासूम मुसलमान को मुझसे उम्मीद है, ये मासूम मुसलमान ये समझ रहा है कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ इनको दूंगा। मैं यहां मिल्लत इस्लामिया के व्यवहार को, उनकी अजमत को, उनकी ताकत को अपने जिंदगी दी है। अरे आज ये पसीना बह रहा है तो ये पसीना नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया का अश्क है, मिल्लत इस्लामिया का दर्द है, मिल्लत इस्लामिया का जुनून है। मैं अपने अश्क को किसी को बेचने नहीं दूंगा। मैं अपने दर्द को किसी को बेचने नहीं दूंगा। ये मेरा दर्द है, ये मेरा अश्क है, ये मेरा गुरूर है, ये मेरी मेहनत है। अरे आज बीमार हूं, गुर्दे खराब हैं, फेफड़े खराब हैं, पेट में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी 1 महीने से महाराष्ट्र के गांव गांव फिर रहा हूं, कभी शोलापुर तो कभी पूना, कभी मुंबई तो कभी मुंबरा। अरे ये किसके लिए मेरे भाई? इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मेरा दर्द के सामने आपका दर्द बड़ा है और आपका दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दियानतदारों की जमात है, ईमानदारों की जमात है, मुखलिसीन की जमात है। इख्तियार के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले, गुर्राने वालों की, मर्द मुजाहिदों की जमात है। मजलिस बुज़दिलों की जमात नहीं,
मजलिस चोरों की जमात नहीं, मजलिस बेईमानों धोखेबाजों की जमात नहीं। अरे हम हारा या जीता, अकबरुद्दीन ओवैसी इससे पहले आया था, 16,000 वोट लिया, आज आया हूं, अगर और 2-4 लिया तो भी कोई गम नहीं। और अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक एक एक मुसलमान के दिलों को जीत नहीं लेता। अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन जीतने नहीं आया है, अकबरुद्दीन ओवैसी दिलों को फतेह करने आया है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे। अरे हम आज आपको मुनज्जम करके ये हाल है, पकड़ो आवाज साहब को बता दो। मुंबई में तो मैं सुना कि चूहे को मारने पर बीएमसी पैसा भी देती है। मैं सुना क्या है? अरे आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अज़्म, एक इरादे को लेकर आई है आपके हक को हासिल करने। खुदारा उठो, उठो मेरे प्यारे भाइयों, उठो, बेदार हो जाओ, अपनी नींद से बेदार हो जाओ, अपने ईमान को गांधी या पहाड़ या आबाद के घरों पे गिरवी न रखाओ। उठो, अपने ईमान को बेचो नहीं। खुदारा आज अगर हम अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे बताओ? 70,000 फिसादात में हम लुटे, तबाह हुए, बर्बाद हुए। कभी भिवंडी में लुटे तो कभी मुंबई में लुटे, कभी मालेगांव में लुटे तो कभी औरंगाबाद में लुटे, कभी जालना में लुटे तो कभी भीड़ में लुटे, कभी आगरा में लुटे तो कभी फिरोजाबाद में लुटे, कभी हाशमपुरा में लुटे तो कभी मलियाबाद में लुटे, कभी रोडकिला में लुटे तो कभी अहमदाबाद में लुटे, कभी कोदरा में लुटे। अरे 50,000 फिसादात में तुम्हारी इज्जत लुटी, तुम्हारी इस्मत लुटी, तुम्हारे गोद वीरान हुए, तुम्हारे मांगों के सुहाग उड़ गए, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। अरे ये फिसादात तो छोड़ो, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, कांग्रेस तमाशाई बन के देखते रहे। अरे मुझ पे गुस्सा है ना, मुझसे सवाल है ना, क्या शिकायत है? क्यों इतना गुस्सा अकबर ओवैसी को? क्यों अल्फाज से आग निकलती है? अरे इस वास्ते निकलती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले क्या देशभक्त थे या देशद्रोही थे? बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया? क्या पार्लियामेंट से नहीं कहा? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से नहीं कहा? पार्लियामेंट को धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिए, हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दिए। पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को फांसी दे दी गई, पार्लियामेंट को धोखा देने वालों को फांसी कब होगी? सही है ना मेरा सवाल? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कल्याण सिंह को राजस्थान का गवर्नर बनाते, तो यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है। आज मैं जानना चाहता हूं कि इंसाफ कब मिलेगा। 92 से आज तक कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी है, हियरिंग को नहीं आई। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सरों सीनों पे गोलियां, ताला में बच्चे, मुंबई का फिसाद, फिसाद के बाद श्री कृष्णा बनी। श्री कृष्णा ने कहा कि इस इंसान ने जलाया है, ये आदमी ने काटा है,
ये आदमी ने भड़काया है, इस आदमी ने हिंदू मुसलमान के फिसादात को बर्पा किया। कौन? क्या नहीं मालूम आपको किसका नाम? क्या प्रेस वालों को नहीं मालूम? अरे मैं किसी के बाप से भी नहीं घबराता। जलाने वाले, काटने वाले, नफरत की सियासत के जरिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले, औरतों को बराना करने वाले, उस जालिम का नाम कोई और नहीं बल्कि उस जालिम का नाम बाल ठाकरे था। क्या इतनी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस एनसीपी वालों को? अरे बम धमाकों के मुल्जिमीन को तो फांसी हो गई, बम धमाके के मुल्जिमीन को फांसी हो गई, बाबरी मस्जिद के मुल्जिमीन को फांसी कब दोगे? ये मेरा सवाल है। मंजलिस होती, हमारा इत्तेहाद होता, सियासी ताकत होती तो खुदा की कसम हम मुंबई में बाल ठाकरे के हाथों में हथकड़ियां डलवा के रहते, हुकूमत को झुका के रहते, जेल में भिड़ा के रहते। इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी मैं नहीं समझता हूं किसी के साथ भी होगी जितना हमारे साथ। इज्जत लुटी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आबरू लुटी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस्तियां जली, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मस्जिद गिर गई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हमारे लिए ये मुल्क प्यारा था, प्यारा है, प्यारा है। अरे मुल्क के गद्दार हम नहीं है, मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने गुजरात का विकास करवाया, मुल्क के गद्दार वो है जो इस मुल्क में मजहब की सियासत करते हुए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, काटते हैं, बांटते हैं। हम नहीं। लोग बोलेंगे अपना साथ आपकी ये तकरीर है। मैं कहना चाहता हूं मैं मजहब की सियासत नहीं करता, ना मजहब के नाम पे वोट मांगता हूं। मैं मजहब के नाम पर जो इम्तियाज किया गया, मजहब के नाम पे जो नाइंसाफी की गई, मजहब के नाम से मेरे हक से जो मुझे महरूम किया गया, मजहब के नाम से जो मेरी इज्जत लूटी गई, मजहब के नाम से मेरे घर को जो जलाया गया, मजहब के नाम से मुझे तालीम से महरूम रखा गया, मजहब के नाम पे जो मुझे रोटी से महरूम रखा गया, मैं उस इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाने आया हूं। और दस्तूर ने मुझे इसका हक दिया है। ये मुल्क मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज ये मुल्क कहां जा रहा है? ये मुल्क को आज ये लोग जो आज इख्तियार में बैठे और बोले, क्या बोले? सबका साथ, सबका विकास। किसका साथ हुआ? गुजरात के वो सालिम पुलिस वालों का साथ दिए जो गुजरात जलाने में मुलविस थे, जेलों में थे। वो वंजारा और दूसरे ऑफिसर्स निकल कर क्या बोले कि हाँ दिख रहा है हमको कि अच्छे दिन आ गए। 30 पुलिस वाले जेल से छूट गए, नौकरी बहाल हो गई, वजीफा मिल गया, तनख्वाह मिल गई, डीजीपी के रैंक पर भी आ गए। क्या ये है इंसाफ? क्या ये इंसाफ है? अरे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आज क्या बोले 15 लाख
आए, ब्लैक मनी सूद बैंक आया, नौकरियां मिली, महंगाई कम हुई, गरीब का जीना आसान हुआ, $35 में करेंगे क्या हुआ, ऑयल बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ 2.5 बरस में? घर वापसी, घर वापसी। 2.5 बरस में क्या हुआ? कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी रामजादे फुलाजादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून, कभी ये कभी वो, कभी स्वच्छ भारत, कभी योगा, कभी डिमोनेटाइजेशन, 56 इंच का सीना। मिस्टर मोदी, 56 इंच के सीने से कुछ होने वाला नहीं है, 4 इंच का दिल होना जो हमारे पास है, तेरे पास नहीं। एक गर्दन आएगी, एक गर्दन का जवाब 10 गर्दन से। अरे हमारे बहादुर सिपाहियों की शहादत हो रही है और हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से गले मिल रहा है, साड़ी भेज रहे हैं। हमारे हैदराबाद में बोलते नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। हमारे हैदराबाद में उर्दू में कहते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी। पूरी दुनिया फिर रहा है, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर फिर रहे, खाली फिर रहे, फिर रहे, फिर रहे। बताइए, डिमोनेटाइजेशन, लोग लाइन में खड़े हैं, 15 लाख को छोड़ो, बाहर से आना, हम अपने 15,000 में निकाल से क्या काम से? 200 लोग मर गए। बास लोगों को मालूम कुछ दिमागी प्रॉब्लम रहता कि जब तक लोग मरते हुए नहीं दिखे, जब तक लोग परेशान नहीं दिखे, उनको सुकून नहीं मिलता। ये कमबख्त, ये शख्स जब तक गुजरात में था तो गुजरात को जलता हुआ देखकर इसको ठंडक मिलती थी। अब यहां आ गया तो यहां पर भी लोगों को मरता हुआ देखकर सुकून। क्या है? अरे आज हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वालों, भारत मां कहने वालों, भारत मां के बहादुर सिपाहियों को आज सही खाना तक नहीं दिया जाता। सिपाहियों का खाना आप देखे शायद ना, कितना खराब, कितना गंदा है। मोदी सरकार, भारत सरकार, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है हमारे बहादुर सिपाहियों को अच्छा खाना देने के लिए तो बोल दो, हम मुसलमान अपने पेट को काट लेंगे, एक वक्त का खाना कम खा लेंगे और अपने बहादुर सिपाहियों की नजर कर देंगे। कर देंगे ना, दे देंगे ना। देख मोदी, मुल्क से मोहब्बत किसको बोलते हैं? ये मुल्क से मोहब्बत है, सिर्फ एक्टिंग। अरे मैं तो कहूंगा, मुंबई में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब अदाकार आए। अरे ये अदाकार बेकार है, नाकारा है। सबसे बड़ा अदाकार तो नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट में गया, छुप गया, माथा टिकाया, ओहो, और बोल रहे कोई मुझे मार देंगे। ओहो, कौन मारेंगे, क्यों मारेंगे? जापान में है तो हंस रहे हैं, नोटबंदी के बाद अमीर परेशान, नींद उड़ गई, ऐसा आ गया। हिंदुस्तान आए, रोने लगे, मुझे मार देंगे। मुझे गाना याद आता है, मैं फिल्म देखता था, शौक था, आप नहीं देख सकते। तो एक फिल्म का नाम याद नहीं, उसमें गाना है, रोते रोते हंसना सीखो,
हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना, जितनी भरी चाबी मोहन भागवत ने उतना चले मोदी खिलौना। यही है और क्या है? अरे स्वच्छ भारत जिसको देखो उसके हाथ में झाड़ू का कट्टा है, खुद साफ कर रहे। मुझे बोले अकबर साहब क्या आप साफ नहीं करेंगे? मैंने कहा अर्जी तो खते नहीं करूंगा। बोले अकबर साहब आप एमएलए? मेरा नहीं करने वाला हूं। बोले क्यों? क्योंकि अकबर अवैसी की नजर में हिंदुस्तान में कोई कचरा नहीं, हिंदुस्तान साफ है, हिंदुस्तान अच्छा है, हिंदुस्तान सुथरा है, हिंदुस्तान पाक है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कचरा, सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ी गिलाजत अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार है। साफ करना है तो पहले इस कचरे को साफ करो और इंशाअल्लाह इस कचरे को मंजिल साफ करेंगे। आप और हम मिलकर साफ करेंगे ना? कचरे को फेंकेंगे ना? ये कहते हैं मिस्टर मोदी कहते हैं कि गंगा साफ करेंगे। गंगा, अरे गंगा को अगर भगवान अल्लाह गॉड अगर जबान देगा तो गंगा बोलेगी मैं गंदी हूं, मुझ में पोल्यूशन है, रहने दो। सबसे बड़ी गंदगी बीजेपी संघ परिवार आरएसएस है, इसको पहले साफ। और फिर ये बोलते हैं कि मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। अजीब फकीर है, 15 लाख का कोट पहनता है। अल्लाह ऐसी पकड़ी सबको दे दे, 4 कपड़े, और कहता है कि मैं तो अपना झोला लिया चले जाऊंगा। अरे मोदी जाते जाते भूलना नहीं, अगर भूल गया तो चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय वजीर आजम को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ चाय वाला ही नजर आता है। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर बादशाह हो जाए तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। और एक बादशाह अगर फकीर हो जाए तो इसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है। अखलाक को मारे, बीफ का इल्जाम जाहिद नुमान को मारे, बीफ का इल्जाम हरियाणा में 2 बच्चियों का रेप करे उनको मारे, बीफ का इल्जाम गुजरात में बच्चों को नंगा करके मारे, बीफ का इल्जाम। मैं पूछना चाहता हूं, बीफ बैन करे ना, मेरे पास फिगर है, प्रेस वाले हैं ना, जान डाल के बैठे थे। अकबर बाबा क्या बोलते हैं देखेंगे, पकड़ेंगे, चलाएंगे। अरे ये चलाओ कितना, 2011 में 12.6 से 2012 में 14.11 लाख टन, 14 में 20,82,000 टन, 2015 में 24,50,000 टन, 2016 में 18,55,000 टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकते ना, खाए तो मार रहे हैं, मुंह में गोबर डाल रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं गौरक्षकों, गौरक्षकों कहां, हमको मारे ना, बीफ है बनकर, हमको गोबर खिलाना, बीफ है बनकर। अब ये इतना बीफ जा रहा है, अब किसको गोबर खिलाने वाले हैं, किसको मारने वाले हैं? अरे अगर वाकई में बीफ और तुम्हारा अकीदा है तो बीफ के एक्सपोर्ट को बैन करो ना, नहीं करते
छोटा कारोबार हम करते इस वास्ते बंद करते हैं, ये बड़ा कारोबार बाहर भेजने का आला जात वाले करते हैं जो इनको पैसा देते हैं, इसलिए बंद नहीं करते। अरे आज मजलिस आई है, आपसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। वक्त और हालात का तकाज़ा है, हमारा एक एक वोट हमारे मुस्तक़बिल का फैसला कर सकता है। अपने वोट को रायगा न करो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो और जोरदार आवाज में नारा लगाना। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।